नमस्कार छात्रों, आज हम संवाद सेतु को शुरू करने जा रहे हैं। संवाद सेतु पुस्तक में कुल 10 पाठ हैं, जिनमें 5 पाठ शुरू के 1 से 5 तक कक्षा 11 के लिए 11 के सिलेबस में लगाए गए हैं तथा पाठ 6 से 10 तक कक्षा 12 के सिलेबस में लगाए गए हैं। तो चलिए हम अध्याय 6 शुरू करते हैं, जो कि कक्षा 12 के लिए कंपलसरी है। अध्याय 6 है समाचार लेखन। अध्याय 6 समाचार लेखन। पहले हम उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है? समाचार हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे आसपास और देश दुनिया में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना की सूचना प्राप्त करने की उत्सुकता हमारे मन में बनी रहती है। समाचार लेखन बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। इस पाठ में हम समाचार लेखन के बारे में तथा उससे जुड़ी विभिन्न बातों का अध्ययन करेंगे। अखबारों, टीवी तथा रेडियो के लिए समाचार लेखन और प्रस्तुतिकरण का कार्य अलग अलग प्रकार से होता है। इस पाठ में न्यू मीडिया, जिसमें इंटरनेट के लिए लेखन तथा फिल्म माध्यम की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम समाचार लेखन शुरू करते हैं। आज का युग संचार और सूचनाओं का डिजिटल दौर है, जिसमें एक सूचना या समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से पहुंच जाता है, तेज गति से पहुंच जाता है। सूचनाओं और समाचारों में भिन्नता होती है। सूचना प्रारंभिक तथा अपुष्ट भी हो सकती है। सूचना प्रारंभिक और अपुष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन समाचार परिपक्व और पुष्ट होते हैं। आज से 1.5-2 दशक पहले के दौर को याद करें तो हमारे पास समाचारों की प्राप्ति के लिए अखबार और रेडियो ही थे। पहले के समय में हमारे पास सिर्फ समाचार जानने के लिए अखबार और रेडियो ही थे। टेलीविज़न का प्रसार बहुत सीमित था, बहुत कम लोगों के पास टेलीविज़न हुआ करता था। आज इंटरनेट तथा सोशल मीडिया ने सूचनाओं का प्रसार तेजी से किया है। सूचना को समाचार में बदलने के लिए पहले हमें समाचार लेखन को समझना होगा। सूचनाओं को समाचार में कैसे बदला जाता है? मोटे तौर पर देखा जाए तो संचार माध्यमों के 3 रूप हैं। पहला, मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं आते हैं। पहला माध्यम कौन सा है? मुद्रित माध्यम। क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया। इसमें क्या क्या आते हैं? अखबार और पत्र पत्रिकाएं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविज़न और रेडियो आते हैं। और तीसरा है नव माध्यम, जो न्यू मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम आते हैं। इन तीनों माध्यमों के लिए समाचार लेख कैसे लिखे जाएं, इसी का अभ्यास इस अध्याय में किया जाएगा। कितने माध्यम हैं समाचार के? 3 माध्यम है। मुद्रित माध्यम, जिनको हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, अखबार पत्र पत्रिकाएं इसमें आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें टेलीविज़न और रेडियो आदि आते हैं। तीसरा है नव माध्यम, जिनको न्यू मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंटरनेट या इंटरनेट से चलने वाले जितने भी हैं वो सारे आते हैं। सोशल मीडिया वगैरह सारे किसमें आएंगे? नव माध्यम में आएंगे। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। मुद्रित माध्यमों के लिए, अखबार वगैरह के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार के 6 ककार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाचार लिखने के लिए कितने ककारों की आवश्यकता होती है? 6 ककार। कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। इन 6 प्रश्नों का जवाब दिया जाता है समाचार लेखन में मुख्य रूप से। प्रायः समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवालों क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इनको समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में, इंट्रो मतलब शुरुआत में, तथा अन्य 2 के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं, जो कि विस्तृत उत्तर होते हैं। कौन कौन से हैं विस्तृत वाले? तो क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, इनका तो विस्तृत उत्तर दिया जाता है, जबकि ये सूचनात्मक होते हैं। क्या, कौन, कहाँ और कब, ये 4 ककार तो होते हैं सूचनात्मक, और ये होते हैं वर्णनात्मक या विवरणात्मक। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रो। इंट्रो क्या होता है? समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर या खबर का इंट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनसे हम शुरुआत करते हैं, खबर का इंट्रो। इसमें 6 ककारों की जानकारी एक साथ दी जाती है। इंट्रो में जो हेडिंग होती है उसमें 6 ककारों की जानकारी एक साथ दी जाती है। इसमें पाठक को खबर की प्रारंभिक पंक्तियों में ही संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है। इंट्रो में सारी सूचना इंट्रो में मिल जाती है। इंट्रो के बाद के समाचार में सूचना को विस्तार दिया जाता है। यदि पाठक इंट्रो से ही पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो प्राय विस्तार से खबर नहीं पढ़ता है। इसलिए खबर का इंट्रो क्या होना चाहिए?
प्रभावी होना चाहिए। दूसरा है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन कौन सी शैली में किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। शैली का विकास कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन, ये 3 भाग होते हैं। समाचार 3 भागों में बटा होता है। इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को उसके उपरांत घटते क्रम में महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्य को रखा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। सबसे महत्वपूर्ण ऊपर, फिर उससे कम महत्व का बीच में और सबसे अंत में बिल्कुल कम महत्व का उल्लेख किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रा, बॉडी और समापन, जैसा कि यहाँ बताया गया था। आगे है स्टोरी। स्टोरी क्या होती है? मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से तात्पर्य कोई साहित्यिक कहानी नहीं होती, बल्कि बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबर ही स्टोरी कहलाती है। बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही क्या कहलाती हैं? स्टोरी कही जाती हैं। यदि आपने कभी साप्ताहिक समाचार पत्रिकाएं पढ़ी हों तो आपने देखा होगा उसमें समाचार था शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मीडिया कार्यालयों में रोजाना होने वाली न्यूज़ बैठकों में संपादक रिपोर्टर्स को जब रोज की रिपोर्टिंग का काम बांटते हैं तब भी यही कहा जाता है कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरीज मेहनत से लिखें। अगला है कॉलम में बटी खबरें। आमतौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं। अखबार में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं और उसी के अनुसार समाचारों की साज सज्जा होती है। यदि कम महत्व की छोटी खबर है, कम महत्व की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम यानी एक कॉलम में ही सिमट जाएगी। कम महत्व की खबर एक कॉलम में सिमट जाएगी। ऐसी छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती। ये खबरें स्टोरी नहीं कहलाती। इसी तरह यदि कोई बड़ी खबर है जो 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशन के लिए तय होती है, जिसके साथ एकाधिक फोटो भी लगाई जा रही हो, तो वह क्या कहलाती है? बड़ी स्टोरी कहलाती है। एक कॉलम में लिखे जाने वाला समाचार स्टोरी नहीं कहलाता। 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशन के लिए जो खबर होती है, जिसके साथ फोटो भी संलग्न होता है, वह स्टोरी कहलाती है। अब है हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है। मुद्रित माध्यमों में दैनिक अखबारों के साथ ही साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबार तथा पत्रिकाएं आती हैं। आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार। देखो क्या क्या आता है? अपराध से जुड़ी खबरें, दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं, रोजाना के घटनाक्रम। वहीं मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते समाचार सॉफ्ट खबरें कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़, कि जो दुर्घटना की आती हैं, अपराध से जुड़ी हुई चोरी चकारी की जो खबरें आती हैं, एक्सीडेंट वगैरह की आती हैं, रेप वगैरह की खबरें आती हैं, वो सारी किस में आएंगी? हार्ड न्यूज़ में आती हैं। जबकि मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते हुए समाचार, जो हमारी भावनाओं को स्पर्श करते हैं, वो किस में आएंगी? सॉफ्ट खबरों में आएंगी। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज़ नहीं होती, बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार या संपादक लिखते हैं। सॉफ्ट न्यूज़ किस में आती हैं ज़्यादातर? जो मासिक पत्रिकाओं में या साप्ताहिक पत्रिकाओं में, जैसे भास्कर और अपने पास राजस्थान पत्रिका अखबार आते हैं, तो इनमें जो वीकली जो अखबार आता है उसमें सॉफ्ट न्यूज़ आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन, अभी तक हमने पढ़ा है मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन, अब है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में रेडियो, टीवी, केबल और फिल्म जैसी छवियां उभरती हैं। जिस तरह मुद्रित माध्यमों से हम कागज़ के जरिए समाचार प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस माध्यम में बिजली के साथ ही रेडियो और टेलीविज़न सेट की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको दृश्य माध्यम या श्रव्य माध्यम या दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म श्रव्य दृश्य माध्यम है। उसमें हम देख और सुन सकते हैं, जबकि रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। यह मनोरंजन से लेकर
सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन युग में लेखन की प्रथा नहीं थी। विचारक, चिंतक, लेखक बोलकर ही अपनी बात प्रकट किया करते थे, बात कहा करते थे। स्वर, आवाज़, शब्द मात्र शक्ति से जीवित रखे जाते थे। मौखिक ही सब कुछ होता था। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। ध्वनि स्वर उसके अंदर समाहित रहता है। संपादन की प्रक्रिया की तरह शब्दों का जाल, शब्द का संचार बनता रहता है। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही रेडियो कहते हैं। इसी में सामंजस्य होता है। ध्वनि और शब्दों का तालमेल रेडियो में होता है। ध्वनि और शब्दों का तालमेल किस में होता है? रेडियो में। कालांतर में जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो टेलीविज़न अस्तित्व में आया। कैमरे का आविष्कार होने पर क्या अस्तित्व में आया? टेलीविज़न। इससे आवाज़ और चित्र एक साथ देखना संभव हुआ। इसीलिए टीवी श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है, जबकि रेडियो श्रव्य माध्यम है। संचार साधनों ने विश्व की भौगोलिक दूरियां कम कर दी हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस, संदर्भित संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखे जाने वाले समाचार प्रिंट से भिन्न होते हैं। रेडियो समाचार, आपने यदि कभी रेडियो पर समाचार बुलेटिन सुना हो तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती। सामान्यतः अखबार के एंट्रो जितनी या उससे थोड़ी बड़ी खबरें ही श्रोताओं तक पहुंचती हैं, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है। तो आधे घंटे के बुलेटिन में अधिक से अधिक खबरें शामिल करने की कोशिश की जाती है। रेडियो समाचार लिखते समय सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो श्रोता को सरलता से समझ में आ जाए। मतलब इसमें समाचार इतने विस्तृत नहीं होता जितने अखबार में या प्रिंट मीडिया में होते हैं। अगला टेलीविज़न समाचार। टेलीविज़न, जिसे हम आम भाषा में टीवी भी कहते हैं। टेलीविज़न मतलब दूरदर्शन। उसमें दृश्य यानी विजुअल्स की प्रधानता होती है। इसमें संबंधित समाचार दिखाते समय समाचार से जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इसी से खबरें प्रभावी और दर्शकों के लिए उपयोगी होती है। जैसा चित्र चलता है, खबरें भी उसी के अनुरूप चलती हैं। टीवी की दुनिया में विजुअल्स ही सब कुछ होते हैं। खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह भी दृश्यों के अनुसार ही होती है, या यूँ कहें कि जैसे जैसे दृश्य सामने आते हैं उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट साथ चलती है। दृश्यों के साथ स्क्रिप्ट साथ चलती है। दृश्य का काम कैमरा करता है, वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर या संपादक करता है। दृश्य का काम कैमरा करता है, स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर या संपादक करते हैं। ये स्क्रिप्ट ही खबर का रूप होती है। अगला बाइट्स पर टिके समाचार। बाइट्स होता है जो छोटा इंटरव्यू होता है, किसी से लिया जाता है, प्रत्यक्षदर्शी से लिया जाता है। आपने देखा होगा टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार, ये क्या कहलाते हैं? बाइट्स होते हैं, जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। यह लघु साक्षात्कार बाइट कहलाती है। खबर को स्थापित करने में बाइट का प्रमुख स्थान है। खबर की सत्यता स्थापित करने के लिए बाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि समाचार है कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात होने वाली है, तो यह समाचार अखबार में तो मौसम विभाग के निदेशक के नाम या हवाले से छप जाएगी, लेकिन टीवी में मौसम विभाग के निदेशक या उस विभाग से संबंधित अधिकारी की बाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसका लघु साक्षात्कार होना बहुत ज़रूरी है। बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में चलाए जाते हैं। टीवी समाचारों के गुण। टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इनमें स्पष्टता होनी भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दर्शक भ्रमित हो सकता है। टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है, साथ ही भाषा का प्रभाव ऑडियो विजुअल्स में साम्य होना भी आवश्यक है। ये नहीं होना चाहिए कि दृश्य कुछ चल रहा है और खबर कुछ चल रही है, तो इनमें साम्य होना बहुत ज़रूरी है। टीवी समाचार या स्क्रिप्ट लेखक को तथ्यों के दोहराव से बचना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन भी तैयार किए जाते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन, चुनाव के कवरेज को दिखाते हुए विशेष चुनाव बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। आगे फिल्म पटकथा, फिल्म स्क्रिप्ट। टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इनकी नींव में होता है राइटिंग यानी लेखन। फिल्म और टेलीविज़न जगत में जो फिल्मांकन या शूटिंग किया जाता है या थिएटर में जो भी मंच पर प्रस्तुत होता है उसे पहले कागज़ पर इस तरह लिखा जाता है। मंच पर जो भी प्रस्तुत होता है उसे पहले कागज़ पर लिखा जाता है कि निर्देशक के सामने एक एक दृश्य जीवंत हो जाए। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए यह कार्य 3 चरणों में किया जाता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहले कहानी लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले
या पटकथा तैयार की जाती है और अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग या संवाद। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाले पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान होगा। जहां लेखक और साहित्यकारों का वास्ता कागज़ और कलम तक सीमित होता है, वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में तब्दील करना होता है। उन्हें वह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। इसीलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माध्यमों की जानकारी होना जरूरी है। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना होता है। फिल्म के बजट को ध्यान में रखना होता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े बजट और नामी सितारों से लदी हुई फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्क्रिप्ट के ऊपर, फिल्म की पटकथा के ऊपर, कि फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी या सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी। दूसरी ओर एक मजबूत स्क्रिप्ट को कसे हुए डायरेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्म भी दर्शकों के दिल में उतर जाती है और वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। अच्छी बात यह है कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में अच्छे लेखकों की हमेशा तलाश रहती है, खासकर एक ऐसे दौर में जब टीवी धारावाहिकों के 300 से 500 एपिसोड बनना आम बात हो गई है। कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ रचनात्मकता का होना भी बहुत जरूरी है। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा, आपका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, आप अपने लेखन में उतने ही नवीन प्रयोग करने में सक्षम होंगे, अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे। पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है। पटकथा में आपके द्वारा कही गई बात, हर बात का फिल्मांकन किया जाता है, फिल्म बनाई जाती है, अर्थात वीडियो बनाया जाता है उसका। इसमें लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी नहीं देखी जाएगी। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद मिलता है। पटकथा लेखन एक हुनर है। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें उपलब्ध हैं और विदेशों में खासकर अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पटकथा लेखन के बाकायदा पाठ्यक्रम भी चलते हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में अभी और सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। हिंदी में तो पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर हैं, जबकि पश्चिम में इन सब की भरमार है और कोर्स भी चलते हैं बाकायदा वहाँ पे विश्वविद्यालय वगैरह में। फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक लोग पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे हैं। स्क्रिप्ट लेखन में और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं। पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय, ये इनकी रचना है, एक पुस्तक है मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय, जो उस पाठक को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के प्रति जिज्ञासु है। प्राथमिक स्तर की जानकारियों से शुरू करके यह पुस्तक हमें पटकथा लेखन और फिल्म व टीवी की अनेक माध्यमगत विशेषताओं तक पहुंचाती है। जो इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही कारगर साबित होगी। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन और मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन, इन दो का अध्ययन कर लिया है और अब है नव माध्यमों के लिए लेखन। नव माध्यमों के लिए लेखन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। एक दशक पहले तक आप यदि कुछ रचनात्मक लेखन करते थे तो उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। आज इंटरनेट ने यह समस्या हल कर दी है। आप यदि कविता, कहानी, लेख या फीचर लिखने का हुनर रखते हैं तो उसे लिखिए, टाइप कीजिए तथा इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी अकाउंट्स पर पोस्ट कर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर पर आप पोस्ट कर सकते हैं। पलक झपकते ही आपकी लिखी सामग्री दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इंटरनेट आज के दौर की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। अब तो तकनीकी उन्नति इतनी हो गई है कि 4G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है। इंटरनेट का हिंदी रूपांतरण है अंतर्जाल। सारा विश्व एक जाल में है, अंतर्जाल में, इंटरनेट में बंधा हुआ है। विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो कि जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। क्या? इंटरनेट।
सबसे नया माध्यम है और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत या सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है। इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1993 में, जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 से, जबकि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता 1982 से या 83 से शुरू हो गया था। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है, जिसने अपने स्टिंग ऑपरेशन तहलका.com ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए फेमस थी, के जरिए पत्रकारिता जगत में अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया था। पिछले दिनों ये चर्चा में भी रही थी तहलका.com। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों को प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में होती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना। पहला किस रूप में? समाचार संप्रेषण या समाचार भेजने के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने या समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता या विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। दूसरा रूप क्या है इंटरनेट पत्रकारिता का? पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना है। आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। जिन पोर्टल को कि अच्छे स्ट्राइक यानी पाठक मिलते हैं, उन्हें विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती है, वहाँ पे विज्ञापन भी खूब ज़्यादा चलते हैं। इस तरह इंटरनेट पत्रकारिता खबरों के शौक के साथ ही जीविका चलाने में भी मददगार साबित हो रही है। हिंदी वेब जगत के प्रारंभिक काल में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की रही है। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं थी, लेकिन अब कौन सा फ़ॉन्ट है? मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट के जरिए हिंदी साइट्स दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती है। अब तो हर बड़े अखबार के अपने ई संस्करण भी हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। आज आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लेख लिख सकते हैं। आज आप न्यूज़ वेबसाइट के जरिए कहानी लेखन, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में आप कई तरह के कार्यों में अपना करियर बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अलावा आरंभिक रूप से आपको स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है और इसी दौरान आपको इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपको असली व नकली का फ़र्क भी पता चलने लगता है। भाषा पर पकड़, समय पर काम करने की आदत और लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने की आदत भी डालनी पड़ती है। इंटरनेट पर इन दिनों विभिन्न वेबसाइट्स हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की विभिन्न विषयों पर वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं। ये वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी हैं, जिनमें कुछ साहित्यिक हैं तो कुछ संबंधित संस्कृति के बारे में। ये वेबसाइट्स अपने आप को लगातार अपडेट करती रहती हैं और इसके लिए उन्हें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट्स अमल में लाना चाहती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया करके ही लोग अपनी आय बढ़ाते हैं। अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी सोच से आप किसी भी कंटेंट वेबसाइट पर रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए। रेवेन्यू ये होती है कमाई, एक तरह से इंटरनेट के माध्यम से कमाई। लोग यूट्यूब पर अपने अपने चैनल बनाकर कमाई करते हैं। अगर आप अपने आलेख लिखकर ब्लॉग पर प्रकाशित करना चाहते हैं तो गूगल का ब्लॉग पोस्ट वर्डप्रेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां आप निःशुल्क अपना ब्लॉग बनाकर असीमित स्पेस के साथ अपने आलेख सचित्र प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। हालांकि ट्विटर पर शब्दों की सीमा है।
गूगल पर और फेसबुक पर कोई शब्दों की सीमा नहीं है, लेकिन वहाँ भी ट्विटर पर शब्दों की सीमा है, लेकिन वहाँ भी आप अपने विचार संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने विचार संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हिंदी लेखन के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें तथा तथ्यों के प्रकाशन में विश्वसनीयता का ध्यान रखें। सारांश: समाचार कैसे लिखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, सब महत्वपूर्ण समाचार कब और कैसे लिखे जाते हैं, इन सब बातों की जानकारी हमने प्राप्त किया। हालांकि समाचार का लेखन सभी माध्यमों में एक ही तरीके से होता है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। उसका प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे अखबारों में समाचार जितने विस्तार से लिखे जाते हैं उतने विस्तार से टीवी रेडियो में नहीं सुनाई पड़ते। इंटरनेट आधारित लेखन में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं से लेकर ब्लॉग लेखन तक वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाने वाली वेब सामग्री के लेखन के भी विभिन्न तरीके हैं। फिल्म के पटकथा और उसके फिल्मांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया है। शब्दावली: स्टोरी समाचार कथा, लीड का मतलब पहली खबर, इंट्रो मतलब आमुख शुरुआती, बाइट होता है छोटा सा इंटरव्यू, लघु साक्षात्कार, विजुअल समाचार के लिए जो शूट किए गए जो चित्र होते हैं उनको विजुअल कहते हैं। बुलेटिन निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार पत्र, जैसे 2 बजे के समाचार होते हैं, 3 बजे के समाचार होते हैं, 10 मिनट के होते हैं, 15 मिनट के, ये सब बुलेटिन कहलाते हैं। एंकर ये समाचार बोलने वाला होता है एंकर। साइबर इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त शब्द है साइबर। यूनिकोड इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट जिसे मंगल भी कहा जाता है। तो ये हुआ अपना अध्याय 6 कक्षा 12 के लिए पहला पाठ संवाद सेतु का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।